वाणिज्यवाद के मुख्य आर्थिक विचार या विशेषताएं मेन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ मर्केंटाइलिस्ट और मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ मर्केंटाइलिस्ट। वाणिज्यवादियों के मुख्य आर्थिक विचार क्या थे, अर्थात उन्होंने सभी लोगों ने जो वाणिज्यवाद से संबंध रखते थे उनकी समन्वित रूप से अगर विचारधारा देखी जाए तो उन्होंने अर्थशास्त्र में क्या योगदान किया। पहला प्रमुख योगदान जो वाणिज्यवादियों का था, जो उनकी विचारधारा थी, वह थी धन का महत्व। और उस समय जो धन था वह सोने और चांदी के रूप में था, इसलिए इसको हम सोने एवं चांदी को अत्यधिक महत्व भी कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंस टू गोल्ड एंड सिल्वर और इम्पॉर्टेंस टू वेल्थ, ये पहली प्रमुखता या विशेषता थी वाणिज्यवाद की। वाणिज्यवादियों का मूल उद्देश्य जो था वो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उनकी विचारधारा संकुचित जरूर थी, क्योंकि वो केवल अपने बारे में ही सोचते थे और अपने लाभ को ही बढ़ाने के बारे में सोचते थे, लेकिन वो देश के बारे में सोचते थे। इसलिए वाणिज्यवादियों की जो विचारधारा थी वो संकुचित जरूर थी, परंतु वह राष्ट्रवादी विचारधारा थी जिसमें उन्होंने धन या सोने और चांदी को अत्यधिक महत्व दिया और दूसरे देशों का शोषण करके धन कमाया जाए, विदेशी व्यापार से धन कमाया जाए, इन सभी तरीकों की बात उन्होंने की। वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार के पक्ष में थे, लेकिन सरकारी नियंत्रण को आवश्यक बताते थे। हम ट्रेड करें, सोना चांदी आए, लेकिन सरकारी नियंत्रण रहे, कंट्रोल रहे, सरकार का देश में नियंत्रण रहे, कंट्रोल रहे, हस्तक्षेप रहे। वाणिज्यवादियों का मूल उद्देश्य देश को संपन्न बनाना था। देश की ताकत देश के धन में होती है, मुख्य रूप से धन के उस अंश में सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थ सम्मिलित होते थे। वाणिज्यवादियों का दृढ़ता से इस बात पर विश्वास था कि सोना धन और शक्ति का आधार है, सोना या चांदी धन और शक्ति का आधार है। वाणिज्यवादियों का नारा था अधिक सोना, अधिक धन, अधिक शक्ति। देश की सभी आर्थिक क्रियाएं धन के इर्द गिर्द अर्थात सोने और चांदी के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। कोलंबस ने कहा था कि स्वर्ण एक अद्भुत वस्तु है। जिस व्यक्ति के पास यह होता है वह अपनी इच्छा की प्रत्येक वस्तु को इससे प्राप्त कर लेता है। 16वीं शताब्दी में केवल सोना और चांदी ही सबसे अधिक उपयोगी और व्यापक रूप में स्वीकार्य धन के रूप थे। युद्ध करने के लिए मुद्रा आवश्यक थी। युद्ध के लिए 3 चीजों की आवश्यकता थी, मुद्रा, अधिक मुद्रा और अधिक मुद्रा। तो अगर जो मोनार्की सिस्टम उस समय था, जो राजा, जो देश थे, अगर उनको अपने आप को बचाना है, अपने आप को, अपने प्रभाव को बढ़ाना है, दूसरे देशों को जीतना है, तो उसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ थी वह थी मुद्रा, अधिक मुद्रा और अधिक मुद्रा। अर्थात ये तभी हो सकता है जब देश में सोने और चांदी की भरमार ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि यही मुद्रा है उस समय। और सोना और चांदी आएगा कहाँ से? ये आएगा व्यापार से, वाणिज्य से। इसलिए वाणिज्यवादी विचारधाराओं में धन यानी कि सोने और चांदी को अत्यधिक महत्व दिया गया। उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश देश करे, ऐसी सोच बताई गई। और ज़्यादा से ज़्यादा सोने और चांदी को प्राप्त करने के लिए तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका था व्यापार, वाणिज्य, विदेशी व्यापार। वाणिज्यवादियों का विश्वास था कि व्यापार अत्यधिक मुद्रा पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं
कि वाणिज्यवादियों की मुद्रा के प्रति अपूर्व श्रद्धा थी। वाणिज्यवादी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा की भूमिका को भली भांति समझते थे। धन या सोने और चांदी के बाद दूसरी प्रमुख विशेषता जो वाणिज्यवादियों की थी वो थी विदेशी व्यापार को महत्व। वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार सिद्धांत को समझते थे, विदेशी व्यापार को महत्व देते थे और संतुलित व्यापार की बात करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार विदेशी व्यापार चांदी और सोना प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत समझा जाता था। अगर देश को अपने चांदी और सोना की क्षमता को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है, तो उसका एक ही सोर्स है, वो है फॉरेन ट्रेड। वाणिज्यवादियों के अनुसार कोई देश अपने आप को धन या मुद्रा में सशक्त और समृद्ध बना सकता है यदि उसके पास सोना और चांदी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी इकट्ठा करने का जो तरीका है वो तरीका है विदेशी व्यापार। वे मानते थे कि सभी राष्ट्रों के पास सोने और चांदी की खानें नहीं होती जहाँ से वो सोना और चांदी खोद कर निकाल के सशक्त बन जाएं। तो फिर वो सशक्त कैसे बनेंगे? व्यापार द्वारा। व्यापार द्वारा विदेशों से सोना और चांदी प्राप्त करके वे धनवान बन सकते हैं। वाणिज्यवादियों के एक प्रमुख विचारक थॉमस मन का स्पष्ट विचार था, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसी पर राज्य की अत्यधिक आय, राज्य शासन की प्रतिष्ठा, व्यापारी की उद्यम प्रवृत्ति, हमारे निर्धनों की पूर्ति, भूमि की उन्नति तथा मान के साधन निर्भर करते हैं। वाणिज्यवादी इस बात पर भी जोर देते थे कि निर्यात का मूल्य हमेशा आयात के मूल्य से ऊंचा होना चाहिए। वाणिज्यवादी संतुलन अनुकूल व्यापार के पक्षधर थे, लेकिन फिर भी उनकी विचारधारा में कहीं व्यवहारिक रूप से यह बात नहीं आती थी, क्योंकि उनकी एम्फेसिस, उनका महत्व हमेशा इस बात पर रहता था कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए और आयात को हतोत्साहित किया जाए। निर्यात अधिक होगा तो सोना और चांदी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगा। अगली विशेषता वाणिज्य एवं उद्योग। वाणिज्यवादी वाणिज्य एवं व्यापार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानते थे। उनका विश्वास था कि वाणिज्य तथा व्यापार सबसे अधिक उत्पादक व्यवसाय हैं और कृषि सबसे कम उत्पादक है। उनका मानना था कि विनिर्माण उद्योग वाणिज्य से काफी निकट से संबंधित होते हैं। अगली विशेषता प्राकृतिक संसाधनों को महत्व। वाणिज्यवादियों ने सभी प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम सीमा तक उपयोग करना चाहा। उनका मानना था कि प्रत्येक देश को, प्रत्येक राजा को जो उसके देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्यात संभव हो सके, आयात कम हो सके, खाद्यान्न समस्या का भी समाधान हो जाए, जरूरी कच्चे माल की भी पूर्ति हो जाए, और निर्यात अगर आयात से ज़्यादा होंगे तो देश को सोना और चांदी भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अतः देश को प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम सीमा तक उपयोग करना चाहिए। यहाँ एक बात बड़ी विशेष है। सोच इस प्रकार की थी, ये उस समय का परिवेश है जब किसी एक देश के अधीन कई छोटे छोटे देश होते थे।
एक देश कई छोटे छोटे देशों पर शासन करता था और उन छोटे छोटे देशों को कॉलोनियल कंट्रीज या औपनिवेशिक देश का हित कहा जाता था। यहाँ सोच ये थी कि जो बड़ा देश है वो क्या करे, वो अपने उपनिवेशिक देशों का विकास करे। लेकिन किस लिए? इसलिए कि वहां से कच्चे माल की आपूर्ति हो सके मुख्य देश को। लेकिन जो औपनिवेशिक देश थे जिन पर शासन किया जा रहा है, उन देशों को प्रत्यक्ष रूप से अपने आप विदेशों को निर्यात करने की अनुमति नहीं थी। मैं प्रमुख देश हूं, दूसरा हमारे अधीन देश है, कॉलोनियल कंट्री है, तो रूल, जो खेल का नियम था वो क्या? आप डेवलप करिए, लेकिन आप डेवलप करके खूब कच्चा माल एक्सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसको? केवल हमको और किसी को नहीं। और हम उसकी मदद से जो चीज़ें बनाएंगे उसका निर्यात जहाँ चाहेंगे वहाँ करेंगे। हमारे जो औपनिवेशिक देश हैं उनको स्वतंत्र रूप से अपने आप व्यापार करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। अगली विशेषता, राज्य की भूमिका, रोल ऑफ स्टेट। राज्य की भूमिका के बारे में बड़ी स्पष्ट सी बात थी। वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार की तो बात करते थे, लेकिन देश में वो हस्तक्षेप और नियंत्रण की बात करते थे। गवर्नमेंटल इंटरवेंशन एंड गवर्नमेंटल कंट्रोल की बात करते थे। वाणिज्यवादी मानते थे कि राज्य अपने नागरिकों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सर्वशक्तिमान है। राज्य स्वामी है, नागरिक सेवक। वाणिज्यवादियों का विश्वास था कि समाज की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। वाणिज्यवादी लेखकों का विश्वास था कि विश्व के कुल आर्थिक साधन सीमित होने के कारण आर्थिक नीति का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए जिससे राज्य की शक्ति बढ़ सके। परिणामतः राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए वे संरक्षण की नीति का सुझाव देते थे, कंट्रोल की नीति का सुझाव देते थे, स्वतंत्र व्यापार की नीति को सुझावित नहीं करते थे। निर्यात एवं उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए देशों के पास अपनी नीतियां होंगी, अपने अधिनियम होंगे, अपने नियम होंगे। कहने का अर्थ यह है कि देश में भी जो ट्रेड को बढ़ाने की बात होगी, व्यापार को बढ़ाने की बात होगी, वाणिज्य को बढ़ाने की बात होगी, उद्योगों को बढ़ाने की बात होगी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। फ्री ट्रेड की वकालत, विदेशी व्यापार की वकालत, क्योंकि इसी से सोना और चांदी बढ़ेगा। सोना चांदी को बढ़ाने की वकालत, लेकिन जो भी होगा वो सरकार के हस्तक्षेप और सरकार के नियंत्रण के हिसाब से होगा। उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, क्योंकि वाणिज्यवादियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाए रखना था। ये वो प्रमुख विचार हैं, प्रमुख बातें हैं जो वाणिज्यवाद से संबंधित हैं, जो वाणिज्यवाद की विशेषताएं हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, 1516 से लेकर 1750 के आसपास तक इतने लंबे समय तक वाणिज्यवाद का प्रचलन, वाणिज्यवाद विचारधाराएं जो यूरोपीय देशों से उपनी थीं, जो यूरोपीय देशों से पैदा हुई थीं, लेकिन पूरे विश्व में वाणिज्यवादी विचारधाराएं 250 साल तक चलती रहीं।
इतने लंबे समय तक कोई और विचारधारा नहीं चली। लेकिन इस विचारधारा का पतन हुआ। 18वीं शताब्दी जब आती है, यानी कि सन 1700 और उसके आगे, तो 50 साल तो निकल गए, लेकिन सन 1750, 18वीं शताब्दी में सन 1750 आने के साथ साथ दो ऐसे विकास हुए, दो ऐसी बातें हुई जिन्होंने वाणिज्यवाद का पतन तय कर दिया। पहली बात थी फ्रांस के अंतर्गत, फ्रांस के देश में, फ्रांस में 1750 के आसपास कैने और दूसरे अर्थशास्त्रियों के सोच के अंतर्गत प्रकृतिवादी विचारधारा का विकास। 1750 के आसपास फ्रांस में एक नई विचारधारा पनपने लगी थी जिसके जनक कैने थे, और इस विचारधारा में जो बात सामने आने लगी थी वह बात वाणिज्यवादियों के प्रति विद्रोह था। विद्रोह इस बात का, वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार, वाणिज्य को महत्वपूर्ण मानते थे और कृषि को सबसे कम महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन इसी बात ने फ्रांस के अंतर्गत एक विचारधारा को जन्म दिया, जिस विचारधारा का विश्वास, जिसको कि हम प्रकृतिवादी विचारधारा, फिजियोक्रेट्स के नाम से जानते हैं, इस विचारधारा का विश्वास इस बात में था कि वास्तव में जो नेट प्रोडक्ट है, जो शुद्ध उपज है, उसको पैदा करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो भूमि में है। और भूमि क्या है? नेचुरल रिसोर्स। ये विदेशी व्यापार से नेट प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता। नेट प्रोडक्ट जनरेट करने की कैपेसिटी केवल नेचर में है, केवल लैंड में है, प्रकृति में है। और वाणिज्यवादी कहते हैं कि प्रकृति का स्थान क्या है, कृषि का स्थान क्या है? सबसे अंत में। नहीं, जो वास्तविकताएं हैं, जो दिखती हैं, वो ये हैं। तो एक पहला विरोध, और पहले विरोध की धारा 1750 में फ्रांस से उत्पन्न होती है, जहां कैने और उसके समर्थक अर्थशास्त्री, जिनको कि हम बाद में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के नाम से जानते हैं, वह विचारधारा वाणिज्यवादियों का विरोध इस बात पर करती है कि विदेशी व्यापार, सोना चांदी, वाणिज्य देश की असली संपत्ति को नहीं बनाते हैं। यह भूमि या प्राकृतिक संसाधन है, लैंड है, जिसमें रियल प्रोडक्ट को जनरेट करने की कैपेसिटी है। यह भूमि है जिसमें अकेले उत्पादन करने की क्षमता है और किसी में नहीं। इसको आपने नेग्लेक्ट किया, है बात गलत है। पहला विरोध का स्वर 1750 फ्रांस, प्रकृतिवादी। इसके साथ साथ दूसरा डेवलपमेंट हुआ 1776। एक काम हो रहा था, एडम स्मिथ कुछ पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, और जो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, वो उनका प्रकाशन 1776 में सामने आ गया। वेल्थ ऑफ नेशंस, द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, written by a person who is known as father of economics, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन जब आती है, तो प्रकाशन में आने के पहले ही एडम स्मिथ जब उसको लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो एक विचारधारा बनने लगी जो वेल्थ ऑफ नेशंस में हमको दिखती है कि वास्तव में
विश्व की अर्थव्यवस्थाओं और उनके कार्य करने का तरीका समूह क्या होना चाहिए। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का विकास या तरीका क्या होना चाहिए। और 1776 में जैसे ही वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन होता है, हमारे सामने आती हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस में वाणिज्यवादियों एवं उनकी नीतियों के विरुद्ध कई बिंदु दिए गए। जो वाणिज्यवादियों के विरुद्ध बिंदु आए उसमें एडम स्मिथ की पुस्तक के अंतर्गत जो बातें कही गईं, सोना और चांदी को अत्यधिक महत्व दिया गया, अन्य चीज़ों के महत्व को नकारा गया, वाणिज्य के महत्व को बढ़ाकर कहा गया, कृषि और अन्य चीज़ों के महत्व को नकारा गया। वाणिज्यवादियों ने अनुकूल व्यापार संतुलन को संपन्नता का एक स्रोत कहा। यह बात गलत है। उपयोगिता एवं मूल्य से संबंधित जो विचार वाणिज्यवादियों ने दिए वह भी भ्रामक है। जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उन वर्तमान की परिस्थितियों में जो बातें हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में केवल सोने और चांदी को वरीयता देना और हस्तक्षेप में रहना और देश के विकास के लिए हर चीज पर नियंत्रण रखना, यह नीति ठीक नहीं है। यह एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 में जो बातें सामने आती हैं, ये बातें वाणिज्यवादियों के विरुद्ध जाती हैं। दो डेवलपमेंट्स, फ्रांस में 1750 प्रकृतिवादियों की विचारधारा और 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के साथ जो विचारधारा प्रदर्शित की एडम स्मिथ, जिनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जनक कहते हैं, जिनको हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पिता कहते हैं, इन दोनों की वजह से धीरे धीरे जो वाणिज्यवादी विचार थे वह उस समय के हिसाब से अप्रासंगिक होने लगे, इररिलेवेंट होने लगे और धीरे धीरे जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी, जो वाणिज्यवादी विचार थे, उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। क्यों? क्योंकि ये दिखने लगा कि 1776 के बाद जो बातें सामने आई, उन्होंने धातु, सोने, चांदी और सिक्के के महत्व को कम कर दिया। बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार ने यह बताया कि सोना और चांदी से अचल संपत्ति बनती है और अचल संपत्तियों की तुलना में और दूसरी चीजें, फैक्ट्रियां, मशीनरी, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा जरूरी हैं। देशों के विकास के लिए, देशों को चलाने के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए फिक्स कैपिटल सोना चांदी नहीं, बल्कि फैक्ट्रियां, मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं। अब धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के काल में हम आने लगे थे, प्रतियोगिताएं बढ़ने लगी थी और यह माना जाने लगा था कि बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समय में सोने और चांदी पर आधारित जो सोच है, अब उसको त्यागना जरूरी है। एक बात नियो मर्केंटाइलिज्म की करते हैं, नव वाणिज्यवाद की करते हैं। नव वाणिज्यवाद की विचारधारा एक प्रकार से 20वीं शताब्दी में हमें प्राप्त होती है। 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में वाणिज्यवादी विचारधारा प्राप्त थी और उस विचारधारा के बाद प्रकृतिवादी विचारधारा आई और चीज़ें आईं। लेकिन एक बार फिर 20वीं शताब्दी में
व्यापार को बढ़ाया जाए, व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए, इस बात ने फिर जोर पकड़ा और इस जोर पकड़ने को हम नियो मर्केंटाइलिज्म कहते हैं, नववाणिकवाद कहते हैं। और इस विचारधारा ने जोर पकड़ा 20वीं शताब्दी में। कारण क्या थे? प्रथम महायुद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्थाएं जर्जर हो गईं, राज्यों का ध्यान एक बार फिर से विदेशी व्यापार पर गया। दूसरी वर्ल्ड वार जो हुई, दूसरा महायुद्ध हुआ, उसने एक बार फिर से देशों के व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया। कोई भी देश इस समय मुक्त व्यापार के पक्ष में नहीं था। सभी देशों ने इस समय विदेशों से आने वाले माल पर आयात कर लगा रखे थे। निर्यातों को सभी बढ़ाना चाहते थे, आयातों को नहीं। अनुकूल व्यापारिक संतुलन सभी देशों का उद्देश्य था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक नीति में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अभी समाप्त नहीं हुए थे। 1930 की महान मंदी भी नववाणिकवाद के बढ़ावे का दूसरा कारण था। लेकिन नववाणिकवाद बहुत अधिक समय तक विश्व की विचारधारा में अपना एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। और उसका कारण यह था कि महान मंदी के पश्चात जिस विचारधारा ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और जिसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों ने विश्व में अपनी उपादेयता को सिद्ध किया, अपनी यूटिलिटी को प्रूव किया, वो कीन्स के विचार थे। इसलिए आर्थिक सिद्धांत में, इकोनॉमिक थॉट्स में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में 1936 के बाद जो विचारधारा, जो इकोनॉमिक थॉट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है कीनीजियन एंड पोस्ट कीनीजियन। लेकिन नववाणिकवादी विचारधारा का कुछ असर कुछ समय तक रहता है, हमको दिखता है। हेने, जो उस विचारधारा के एक प्रवर्तक थे, कहते हैं कि नववाणिकवाद प्राचीन वाणिकवाद से एक बात में बिल्कुल अलग है, और वह यह है कि नववाणिकवाद आदर्शवादी दृष्टिकोण रखता है, अर्थात इसका उद्देश्य जन कल्याण है, ना कि महत्वाकांक्षी राजाओं के साम्राज्य को बढ़ाना। सो नियो मर्केंटाइलिज्म इज welfare oriented rather than self oriented. It is more liberal as compared to traditional mercantilism. और फ्रेडरिक लिस्ट नववाणिकवाद के सबसे बड़े राष्ट्रवादी समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक लिस्ट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नववाणिकवाद को विकसित करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया।